हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कल हमने किया था नैम और मैंने आपको ये अनाउंस किया था कि अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंडिया एंड ग्लोबल पावर्स और उसमें हम शुरू करेंगे इंडिया एंड यूएस से। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आज ईद है और परसों राखी है, तो मैनी ऑफ यू मे नॉट पुट इन सो मच एफर्ट, तो थोड़ा लाइट रखते हैं 2 दिन और। तो जो छोटे टॉपिक हैं हम वो करते हैं इंडिया रशिया, इंडिया जापान भी ट्राई कर लेंगे हम मंडे को, और उसके बाद में मैं आपको इंडिया यूएस कराऊंगा क्योंकि इंडिया यूएस थोड़ा बड़ा है इन दोनों के कंपैरेटिवली। हैविंग सेड दैट, अब आपको ना बेसिक सा आइडिया लग गया कि कोल्ड वॉर के टाइम पे ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 50-60 years हाउ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इवॉल्व्ड। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नो द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट इंडिया डिसाइडेड टू गो फॉरवर्ड विद, विच वॉज the principled distance stand. We decided that we are not going to align with either of the blocks. We were not going to join USSR. We did not join USA either. But what did we decide instead? That we would move forward with non-aligned attitude. And as and when हमें जब लगेगा कि US से बेटर बोल रहा है और USSR, then we will decide accordingly. That was how we operated, at least in theory. Now we start with India's bilateral. We're going to start with India's bilateral relations with separate nations, various nations. इसमें हम शुरू क्या कर रहे हैं? Before I actually go on to describe India and Russia relations, couple of announcements for you people. पहला तो ये है कि अब हम जितने भी नेशंस करेंगे, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, भूटान, दिस दैट, एक इतनी लंबी जो लिस्ट है छोटी छोटी, वो जब हम करेंगे तो एक फॉर्मेट में उसको करेंगे। व्हाट इज दैट फॉर्मेट? सबसे पहले हम देखेंगे हमारे उस नेशन के साथ में ऑफिशियल रिलेशंस, हमारे उनके साथ में ऑफिशियल रिलेशंस कैसे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ओके ये तो ऑफिशियल है, एक्चुअल रिलेशंस कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी मे हैव पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद नेपाल, बट इन रियलिटी हो सकता है कि आजकल कुछ इरिटेंट्स हों रिलेशंस के बीच में जो परेशान कर रहे हैं। सिमिलरली वी मे हैव इंडिया रशिया की बहुत अच्छी पार्टनरशिप, पर हो सकता है आजकल कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। तो ऑफिशियल रिलेशंस, एक्चुअल रिलेशन। इसके बाद हम तीसरी चीज़ क्या करेंगे, और ये एक प्रीटी मच सभी के लिए ट्रू रहेगा। तीसरा फिर एवोल्यूशन, हमारे इनके साथ में रिलेशनशिप मैच्योर कैसे हुए पिछले कुछ सालों में। उसके बाद फिर हम फोर्थ चीज जो करेंगे ये होगी मेजर कंसर्न्स। ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं कि हमारी लेट्स से न्यूक्लियर कोलैबोरेशन कैसी है किसी कंट्री के साथ में, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप कैसी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट कैसा है, डिफेंस पार्टनरशिप कैसी है, एंड सो ऑन। एग्जाम में 9 out of 10 टाइम्स जो आपको क्वेश्चन आएगा वो इधर से आएगा, मेजर कंसर्न से। बट जस्ट बिकॉज क्वेश्चन यहाँ से आएगा डज नॉट मीन कि हमें ये सब पता ना हो। जब हमें ये सब नहीं पता होता, ऑफिशियल रिलेशन, एक्चुअल रिलेशन, एवोल्यूशन ऑफ रिलेशन, सो व्हाट वी राइट हियर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। हम ना कुछ फैक्ट्स लिखाते हैं जो हमने पढ़े होते हैं, बड़ा सुपरफिशियल सा आंसर लगता है वो, उसमें सब्सटेंस नहीं लगता कि हाँ बच्चे को आता है, अंडरस्टैंडिंग है उसको। तो इसलिए हम ये सब करेंगे। मेन फोकस जो हमारा रहेगा आपका रिवीजन के टाइम पे वो इस पे भी रहेगा, लेकिन इसमें अगर आपको प्रिसाइसली याद नहीं आ रहा ना कि इंडिया और रशिया के फेज 2 में कैसे रिलेशन थे, तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स यू आर सपोज टू नो। इसको आपने अच्छे से याद करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इंडिया एंड रशिया ब्रदर। चलो, बिफोर मूविंग ऑन टू इंडिया रशिया अगेन एक चीज और, a little announcement, one more announcement that I want to make. From Monday onwards, जो मंडे अब आएगा, like I promised yesterday, तो ये वीक हमारा हो गया है। Monday onwards you will have 2 current affairs classes, current affair 1 for beginners, ठीक, और current affair 2 for beginners and others। ये आपने याद रखना है कि ये आप लोगों के लिए भी है। सिर्फ ये वाली क्लासेस लगा के बेटा आईएएस नहीं होगा, ये लगानी तो इंपॉर्टेंट है, दीज आर दी मेन क्लासेस, बट
In order to comprehend these classes in a better way, we are coming up with a new playlist as well. Okay, so that will start from Monday onwards. Today you will also get, all of you will get a video on how to take your test tomorrow, जो कल आपका IAS का टेस्ट है 50 MCQs का। चलो, अब इंडिया और रशिया करने से पहले थोड़ा सा हम मैप देख लें, जो मैं आपको रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि आपको IR में अच्छे से देखना चाहिए बार बार। ये देखिए साहब, दिस एरिया, ऑल ऑफ दैट, ये जो है ये क्या है, सारा रशिया। ठीक, नाउ यू सी, टर्की में अगर मिसाइल्स खड़ी हैं तो रशिया कितना वल्नरेबल है। अगर यूएसए की मिसाइल्स रशिया में, टर्की में खड़ी हैं, एकदम तो साथ में है। ईरान में अगर प्रॉब्लम हो रही है और यूएसए की प्रेजेंस है तो भी रशिया वल्नरेबल है। अफगानिस्तान में अगर यूएसए प्रेजेंट है तो भी रशिया वल्नरेबल है, और सेंट्रल एशिया में अगर है तो भी रशिया वल्नरेबल है। तो ये है पहले, हालांकि मुझे रेड कलर से बनाना चाहिए था, रशिया। ठीक है, तो ये सारा जो है ये है रशिया, और ये है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये थोड़ा सा अखंड भारत बनाते हैं, इसको इधर ही ले आते हैं। चलिए, अब ये है इंडिया। अब यू कैन सी कि अगर इंडिया को रशिया के साथ में ट्रेड करना है, ट्रेड जो मैक्सिमम होता है वो होता है सी रूट से, समुद्र के रास्ते से। तो वो कैसे होगा? या तो इधर से घूम घूम के आया जाए, यहाँ पे इनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी हो, रशिया में कोई भी, लेट्स टेक इधर 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 कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्शन हुई है, इधर पोर्ट्स पर जाए वो, इधर इधर इधर, और यहाँ से फिर घूम के इस तरह से सुएज कनाल वगैरह से होते हुए इधर आए, या उससे भी लंबा रास्ता इधर से आए, या यहाँ कहीं से घूमते घुमाते मलक्का स्ट्रेट से होते हुए आए, या एयर रूट से आए। अब जब हम बात करते हैं कि ऐसे इधर से क्यों ना आ जाए, सीधा लैंड रूट से क्यों ना आ जाए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि दो होस्टाइल नेशन इंडिया के, इंडिया और रशिया के बीच में आते हैं बहुत बड़े। एक ये देखो चाइना और एक पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से सीधा लैंड रूट से ट्रेड काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इंडिया और रशिया को। ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी बिल्कुल आपको ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मैप की क्लैरिटी हो। पूरा साल बच्चे पढ़ लेते हैं, पूरा यूपीएससी की प्रिपरेशन, मैप की क्लैरिटी नहीं होती। रशिया को यहाँ बना रहे होते हैं, चाइना को यहाँ बना रहे होते हैं। ठीक, नंबर टू एक ही हो गया। दूसरा क्या है कि कॉस्टली भी तो है, एयर रूट, लैंड रूट कॉस्टली है कंपेयर टू सी रूट के। तो पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि ना आप न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, एक टॉपिक करवाऊंगा मैं आपको, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो वो उसका सारा रैशनल ही ये है कि यहाँ से इधर 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 इधर, ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड रूट है हमारा, ब्लू कलर वाला जिसको मैंने रेड कर दिया, और अब इस तरह का कुछ रूट बनाने की बातें हो रही हैं ताकि बेटर ट्रेड हो सके। ठीक, तो वी विल सी दैट इवेंचुअली, पर ये सिर्फ आपको मैप समझाने के लिए है। एक और मैप दोबारा देख लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दी पॉलिटिक्स। ये जो देखो, ऑल द वे फ्रॉम फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, बेलारूस, यूक्रेन। आई होप आपने मैप में वो चेक किया था, क्रीमिया। ठीक है, ये बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, इधर से होते हुए कैस्पियन सी एंड ऑल दैट, यहाँ से फिर ये आ गया कजाकिस्तान और चाइना, इधर पाकिस्तान, इधर मंगोलिया, और ये सारा है रशिया। फिनलैंड से लेकर ये ऊपर तक जाते 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 ऑल द वे टू बेरिंग सी। बेरिंग सी के आगे क्या आ जाएगा? दुनिया गोल है, तो क्या आ जाएगा इधर? यूएसए, बेरिंग सी, और ऑल द वे टू नॉर्थ कोरिया तक आ रहा है रशिया, और फिर ऊपर दोबारा चाइना के साथ में बॉर्डर और मंगोलिया के साथ में बॉर्डर। तो ये तो है बच्चे सारा रशिया। ये रहा नीचे, अरे नीचे तो देखो, ये है नीचे इंडिया। ठीक, क्लियर? चलो जी, बॉर्डर की क्लैरिटी हो गई। आई होप इस मैप को आप थोड़ा सा अच्छे से और चेक करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिलेशंस, इंडिया रसिया रिलेशन। इसमें हमें सबको इंडिया में मालूम है कि इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे रहे हैं। इंडिया में एक मीट हुई थी ब्रिक्स की, गोवा में, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इस मीट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या बोला? वो बोलते कि एवरी चाइल्ड इन इंडिया नोज हु हैज़ बीन इंडियाज़ फ्रेंड।
कौन सा ऐसा इंडिया का दोस्त रहा है जिसने कभी इंडिया की बहुत फेवर की हो लेकिन इन रिटर्न कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ना किया हो? ये इंडिया में बच्चे बच्चे को पता है, मोदी जी बोलते हैं। कौन है वो? कहते हैं रशिया। इंडिया के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप अनमैच्ड है। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड गुडविल, हमारे में बहुत प्यार है। इसमें मोदी जी थोड़े और रोमांटिक हुए। उन्होंने बोला कि असली फ्रेंड कौन होता है? जो जब आप कुछ बोलते हो वो सुन लेता है, उससे असली फ्रेंड कौन होता है? ठीक है, जब आप कुछ नहीं भी बोलते वो भी सुनता है। और रशिया, इंडिया वैसे वाले फ्रेंड्स हैं। और फिर मोदी जी एक और बात क्या बोलते? कहते कि वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू। शायद वो मोदी जी रशिया को समझाना चाह रहे थे, रशिया आजकल पाकिस्तान और चाइना के साथ में ज़्यादा अच्छी दोस्ती कर रहा है बिकॉज उसको लगता है कि इंडिया यूएसए के साथ में बहुत क्लोज जाता जा रहा है। सो बिकॉज इंडिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स यूएसए, रशिया इज ऑल्सो फ्लर्टिंग विद चाइना एंड पाकिस्तान स्पेशली। सो मोदी जी सेड दैट वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू। हम पुराने दोस्त हैं, ठीक है, पुराने प्यार को भुलाया नहीं करते। तो ऐसा मोदी जी बोलते हैं गोवा समिट ब्रिक्स के में। ये देखो, वन ओल्ड फ्रेंड इज बेटर देन टू न्यू। तो इस तरह से ये सब आपको ना स्टेटमेंट्स प्राइम मिनिस्टर वगैरह के अगर आप आंसर में कोट करोगे तो एक्सेप्टेबल है इंडिया रशिया के रिलेशनशिप में। अब रशिया की फॉरेन पॉलिसी आई थी 2016 में, उसमें भी उन्होंने क्या बोला? उस फॉरेन पॉलिसी ने भी ये बोला कि इंडिया को हम एज स्ट्रॉन्ग फ्रेंड देखते हैं। इट इज़ कमिटेड, रशिया इज कमिटेड टू फर्दर स्ट्रेंथ इट्स स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप। अब इस पे भी मैं आऊँगा कि ये क्या बात बनी, स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप क्या होती है। ठीक, उन्होंने बोला कि हमारी प्रायोरिटी में हिस्टोरिकल फ्रेंड जो हम इंडिया रशिया हैं वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। और रशिया ने क्या किया? एक डे सेलिब्रेट किया जिसमें 1 जून टू 3 जून 2017, आपको डेट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, वहाँ पे मोदी जी को बुलाया गया एज गेस्ट ऑफ ऑनर। तो जिस तरह से हम मान लो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं और उनको हम दे दें अवार्ड कि राष्ट्रपति पुरस्कार, स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, वैसा वाला अवार्ड भी दिया गया मोदी जी को। दैट मीन्स कि इकोनॉमिक फोरम के ऊपर जहाँ पे इंडिया गेस्ट कंट्री थी, इसका मतलब वो इंडिया को स्पेशल स्टेटस एक्सटेंड करते हैं। रशिया लाइक्स इंडिया, दे हैव टू लाइक इंडिया। इवन रशिया के पास में भी ज़्यादा चॉइस नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है रशिया के पास। क्यों नहीं है हम वो भी देखेंगे, ठीक। एट द सेम टाइम इंडिया लाइक्स रशिया, इंडिया ऑल्सो डजेंट हैव मच ऑप्शन आइदर, ठीक। अच्छी फ्रेंडशिप है, अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिनको हम अभी देखते हैं। हैविंग सेड दैट, अब ये तो हो गया एक बेसिक सा बुनियादी सा आइडिया, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए आपको। हमारे इनके साथ में ऑफिशियल रिलेशन कैसे हैं? अब ऑफिशियल रिलेशन होते क्या हैं? वो रिलेशन जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बताती है कि हमारे इस कंट्री के साथ में ये वाला रिलेशन है। सिंपल एज दैट, वो जो आपकी सरकार के उनकी सरकार के ऊपर साथ पेपर पे साइन हुए रिलेशन होते हैं। तो अब यहाँ पे एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपको जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या होता है? आप बहुत जगह पढ़ोगे अखबारों में, पुराने बच्चे भी जो इस लेक्चर को देख रहे हैं। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू मेंशन, ये जो लेक्चर हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं ये कुछ दिनों के लिए ही डाल रहे हैं। जैसे ही हमारे बच्चों को हमारा पोर्टल बिल्कुल कन्वीनियंटली उस पर टेस्ट देना आ गया, वीडियो लेक्चर देखने लग गए, देन दिस इज आर पेड कोर्स, ठीक है, जो 2000 रुपीज़ पर मंथ में हम यूपीएससी करा रहे हैं, ठीक। नाउ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इसका मतलब क्या होता है? कोल्ड वॉर के टाइम पर जब इंडिया ने नॉन अलाइंड रहने का डिसीजन लिया, उस समय इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि ऐसा तो है कि हम ना नेटो ब्लॉक में हैं ना हम ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक में हैं, पर हमें रिलेशनशिप तो बनानी है कंट्रीज़ के साथ में। आपको डिफेंस पार्टनरशिप भी करनी है, एनर्जी पार्टनरशिप भी करनी है, हर टाइप की पार्टनरशिप करनी है। उसमें इंडिया कॉइन्ड दिस फ्रेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इसका मतलब क्या है कि विदाउट aligning towards a particular block, when you have strong partnership with a nation across energy, defense, army, military and all these platforms, जब आप किसी कंट्री के साथ में वैसे रिलेशन तो बना लेते हो किसी एक कंट्री के साथ में, पर आप वो ब्लॉक ज्वाइन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक यूएसए,
यूके, फ्रांस, ये 3 नेशन है। और इधर यूएसएसआर और से वियतनाम। इंडिया क्या करता है, इंडिया ये ब्लॉक नहीं ज्वाइन करता पर वियतनाम के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लेता है। इंडिया ये ब्लॉक नहीं ज्वाइन करता पर फ्रांस के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर देता है कि आओ आपकी नेवी और हमारी नेवी जॉइंट एक्सरसाइज भी क्या करेगी, हमारे और आपके एनर्जी कॉपरेशन भी होंगे। इस टाइप की पार्टनरशिप को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, क्लियर। नाउ इंडिया और रशिया की ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होनी शुरू हुई सबसे पहले 2000 में, ईयर 2000 में इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई और 2010 में उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस और बढ़ा दिया गया कि सिर्फ तुमसे प्यार नहीं है, टूट टूट के प्यार है, स्टेटस ऑफ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इसको आइडिया दिया गया। ये जो पार्टनरशिप है इंडिया की इस इंटेंसिटी की, वी हैव दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप विद 3 मोर नेशंस, साउथ कोरिया, जापान एंड रशिया। दीज 3 नेशंस also have SPSP with India. Okay, now India and Russia has institutionalized exchanges at the highest level. इसका क्या मतलब है? नाउ लिसन, ऐसा हो सकता है कि किसी एक कंट्री की किसी दूसरी कंट्री के साथ में मीटिंग होती है, इनके प्राइम मिनिस्टर दूसरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मिल लेते हैं, बट जब हम इस डायलॉग को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दें, इसका मतलब क्या है, अब एक ऑफिस होगा इधर, एक ऑफिस होगा उस कंट्री में, इनकी एनुअल मीटिंग होनी ही होनी है, एक डेडिकेटेड ऑफिस होगा ही होगा, एक फ़ोन नंबर होगा जिस पे वो कॉल कर सकता है एंड देन अदर वे अराउंड। इसका मतलब देयर इज़ अ सेंस ऑफ सीरियसनेस, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया उस चीज़ को। सो इंडिया और रशिया की एनुअल समिट्स भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, जहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर हर साल मिलते हैं। ठीक, इन एडिशन टू दैट रशियन प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहाँ मिलते हैं, जितनी भी मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जहाँ पे दोनों मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल SCO, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, फॉर एग्जांपल ईस्ट एशिया समिट, ये जो मैं आपको कराऊंगा। फिर आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, अभी रिसेंटली इंडिया और रशिया की डायलॉग एक्सचेंज हुआ एट RIC, रशिया इंडिया चाइना वाली ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब हम करेंगे। तो अब इससे आप इन्फर क्या करते हो, व्हाट डू इन्फर फ्रॉम इट? आपने अपनी लाइफ में भी देखा होगा एक चीज़, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल नहीं पाते, आपको मिलना पड़ता है। तो यही हो रहा है यहाँ पर। जब भी आप साल में एक बार तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और रशियन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं, फिर और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो मिल रहे हैं। अगर किसी प्रेसिडेंट के साथ में आपकी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की साल में 5 बार मीट्स हो रही हैं, तो प्रॉक्सिमिटीज़ बढ़ती हैं, डायलॉग्स बढ़ता है, एक्सचेंज बढ़ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं टू डिस्कस एंड डेलिब्रेट अपॉन इश्यूज़, और उससे क्या होता है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। जब बात ही नहीं होगी, 3-3 साल मीट्स ही नहीं हो रही, तो फिर रिलेशनशिप जो है थोड़े बैक बर्नर पे चले जाते हैं। तो दीज आर दी पॉजिटिव साइंस ब्यूरोक्रेटिकली स्पीकिंग। नाउ लाइक आई सेड, एनुअल डायलॉग होता है फॉरेन मिनिस्टर्स का भी, इंडिया के और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का भी एनुअल डायलॉग है फॉर इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन, बहुत सारी। तो नाउ यू सी हमारे ऑफिशियल स्टेट रिलेशन कैसे हैं रशिया के साथ में, स्पेशल एंड क्या प्रिविलेज्ड, स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। These are our official relations since 2010. एक्चुअल रिलेशंस कैसे हैं हमारे इनके साथ में, ये तो ऑफिशियली हो गया। एक्चुअल रिलेशन में क्या है, अदरवाइज तो हमारे इनके साथ में अच्छा ही रिलेशन है, लेकिन अब नाउ दैट आपने कोल्ड वॉर पढ़ ली है, तो आप याद करो 1950s 60s इंडिया नॉन अलाइंड है, 70s के आते आते इंडिया रशिया की तरफ टिल्ट हो गया। लाइक आई सेड इन द लास्ट क्लास, इंदिरा गांधी ने 1971 में रशिया के साथ में डिफेंस डील भी साइन कर ली। उसके बाद रशिया की तरफ हमारी डिपेंडेंस बढ़ती गई, सो मच सो कि इवन आज भी तकरीबन 70% ऑफ योर डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो आपके डिफेंस के आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, वो रशिया का ही है। रशिया हमें सप्लाई करता था ये सारी चीज़ें। रशिया के साथ हमारे बहुत सारी प्रिविलेजेस उन्होंने एक्सटेंड की हुई थी। फॉर एग्जांपल हम उनको रुपी में पे कर पाते थे,
तो थिंक अबाउट इट, इंडिया के पास लेट्स से फॉरेन एक्सचेंज, आपको इकोनॉमी में सर कराएंगे, फॉरेन आपके पास है $500 ओनली, ठीक। इंडिया को ईरान से भी ऑयल ख़रीदना है, इराक से भी कुछ और ख़रीदना है, किसी और कंट्री से लेट्स से मशीन्स ख़रीदनी है, किसी और कंट्री से फर्टिलाइज़र ख़रीदने हैं, और रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट ख़रीदने हैं। अब इंडिया के पास है तो उतना ही फॉरेन रिजर्व है, लेकिन अगर इसमें से एक कंट्री बोल दे कि गाइस यू नो व्हाट, आप हमें रुपीज़ में पे कर दो, इट्स ओके, तो इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है, जो डॉलर्स हैं, वो पड़े हुए हैं टू डील विद अदर कंट्रीज। तो इंडिया की गवर्नमेंट को स्पेस मिल जाएगी, आपकी फॉरेन रिजर्व्स बेटर रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, आपको इकोनॉमी में कराएंगे, ये कंट्री क्यों करे रुपी में ट्रेड, रुपी की वैल्यू क्या है, ऊपर है नीचे है, इतनी हार्ड करेंसी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपको इकोनॉमी में कराएंगे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज़ अ गुड जेस्चर फ्रॉम रशियन साइड। अगर देखा जाए तो रशिया के साथ में क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छे रह रहे थे, लेकिन ऑफ लेट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें ना। अब मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अभी कैटेगोरिकली बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ना आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंवल सिब्बल, ये ना बहुत बड़े एक डिप्लोमेट हैं, इंडिया के फॉरेन एम्बेसडर रहे हैं। आपको एग्जाम में इनका ऐसे नाम वगैरह लिख के ये सब व्यूज़ लिख के आने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए। ये बोलते हैं, कहते हैं कि इंडिया और रशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या रिलेशनशिप की, कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो फिर आप कंप्लेसेंट हो जाते हो, आप किसी के साथ में रह रहे हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, फिर क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको भी नहीं है, आप कंप्लेसेंट हो जाते हो, धीरे धीरे आपको पता लगता है कि आप एक दूसरे को यू स्टार्टेड टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, देन रिलेशनशिप थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, मिड लाइफ क्राइसिस हो जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इंडिया रशिया में यही हो रहा है कि आप अब मेरी उतनी केयर नहीं करते जितनी आप पहले करते थे, ठीक। असेंशियली नॉन कॉन्फ्रंटेशनलिस्ट रिलेशनशिप है, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए दोनों कंट्रीज कंप्लेसेंट हुई हुई हैं। ऑन द अदर हैंड ये बात मानने वाली है कि दोनों कंट्रीज के कंप्लेसेंट होने से पाकिस्तान, चाइना, यूएसए ये सब बीच में आए हैं। यूएसए ने इंडिया को काफ़ी अपनी तरफ टिल्ट किया है, प्रॉब्ली इंडिया को भी उससे फ़ायदा हुआ है। सिमिलरली पाकिस्तान और चाइना थोड़े रशिया की तरफ टिल्ट हुए हैं। उसको क्यों हुए, कैसे हुए, दैट वी विल सी शॉर्टली। इंडियन एक्सप्रेस जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे आर्टिकल आते होते हैं सी राजा मोहन के द्वारा लिखे हुए, वो क्या बोलते हैं, कहते हैं यार यू नो व्हाट, अच्छा हुआ कि इंडिया और रशिया के बीच में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस होने शुरू हो गए हैं। वाई, कहते हैं कम से कम इट विल ब्रेक द इनर्शिया ऑन पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया की जब कोई और रशिया के साथ फ्लर्ट करेगा तो इंडिया के एकदम से पॉलिसी मेकर्स जागेंगे कि यार ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर रशिया पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो गया, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो नाउ दैट थोड़े से रिलेशन ख़राब हो रहे हैं तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स इस कंप्लेसेंट एटीट्यूड से निकलेंगे और थोड़ा एफर्ट करना शुरू करेंगे टुवर्ड्स हैविंग बेटर रिलेशंस विद रशिया। तो इस तरह से अब जैसे आप इनके, लेकिन आप पेपर में नाम लिख सकते हैं क्योंकि ये तो डेली न्यूज़पेपर में लिखते ही हैं इंडियन एक्सप्रेस में, बट आपको इस तरह से मैं क्वेश्चन भी दूंगा, मॉडल आंसर्स भी दूंगा, डोंट वरी। बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि एक्चुअल रिलेशंस में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आई है, वो क्यों आई है, क्या प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल रिलेशंस में, एंड व्हाई डू वी हैव दोज प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द रीजंस। पहले तो यही है लैक ऑफ रियलिज्म ऑन पार्ट ऑफ इंडिया। क्या हो गया ना, मॉडर्न डे में एक टाइम पे यूएसएसआर था और यूएसए था, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई 1991, 2, 3, 4, 5 के टाइम पे। जैसे जैसे रशिया नीचे जाता गया, इंडिया ने और नेशंस के साथ में रिलेशन बनाने शुरू किए, कोई ऑप्शन ही नहीं थी। धीरे धीरे रशिया के साथ भी रिलेशन थोड़े ख़राब हुए। लेकिन आज की डेट में क्या है ना, दिस इज़ द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। हर कंट्री को किसी दूसरे कंट्री की ज़रूरत है, तो इंडिया को ना यू हैव टू बी ऑन योर टोज कि हम रशिया के साथ में बेटर एक्सचेंज कैसे करें, हमारा ट्रेड कैसे इंप्रूव हो, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप कैसे इंप्रूव हो। थोड़ा रियलिस्टिकली आपको किसी भी कंट्री के साथ में पार्टनरशिप करनी है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन मॉरल प्रिसेप्ट्स कि हाँ वो हिंदी और रूसी तो भाई भाई हैं, या फिलोसफिकल लेवल पे ही सिर्फ रिलेशनशिप नहीं बनाए जाते। इमोशनल लेवल पे आपको ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बनाने हैं, आप ट्रेड बढ़ाओ।
जब ट्रेड बढ़ेगा तो अपने आप रिलेशनशिप बेटर होंगे। अब चाइना और रशिया का ट्रेड बढ़ गया है तो उनके रिलेशन और बेटर होते हैं। यूएसए और रशिया का खैर अब तो नहीं हो रहा, पर खैर जैसे चाइना और यूएसए इसका बेटर एग्जांपल है। अदरवाइज 2 पावर सेंटर्स बनते जा रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हुई हुई है। इंडिया इस मामले में इतना रियलिस्टिक नहीं रहा। वो बोलते हैं इंडिया शुड हैव इंक्रीज ट्रेड विद रशिया, इंडिया शुड हैव इंक्रीज टूरिज्म, शुड हैव इंक्रीज सो मेनी अदर थिंग्स। रियलिस्टिक वो नहीं बनाई गई, बड़ी फिलोसफिकल से ही रहे हैं कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर ज्योग्राफी इज़ द बिगेस्ट बैरियर, ये तो है ही है, जैसे कि आपने अभी देखा था मेरे साथ में कि ज्योग्राफी बहुत बड़ा बैरियर है। एक बार हम दोबारा नज़र मार लेते हैं 1 सेकंड के लिए, जस्ट सो यू अप्रिशिएट कि बीच में इंडिया और इनके बीच में चाइना आ रहा है इतना बड़ा, और यहाँ पे पाकिस्तान। तो डायरेक्टली अगर आना है कजाकिस्तान से इंडिया के अच्छे रिलेशन भी हों, कुछ भी हों, तो भी यहाँ से इतना अच्छा लिंकेजेस नहीं है। ऑन द अदर हैंड इंडिया डिस्पाइट हैविंग सच बिग डिस्टेंस विद यूएसए बेटर लिंकेजेस हैं, यूके बेटर लिंकेजेस हैं। रशिया के साथ में अपने को थोड़ा ये प्रॉब्लम रही है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट जो है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज इंडिया एंड रशिया कैन नॉट हैव डायरेक्ट एनर्जी ट्रेड विदाउट इन्वॉल्विंग चाइना और पाकिस्तान। ये हमने कर लिया है, ठीक है। नाउ उसके बाद एक और जो प्रॉब्लम आती है इंडिया और रशिया के में, वो क्या है कि हमारे उनके साथ में रिलेशन ना बड़े गवर्नमेंटल टू गवर्नमेंटल लेवल पे है। इंडिया और रशिया के आप रिलेशन देखोगे, जैसे लाइक आई सेड, मैं आपको बोलूं कि यार आप यूएसए की 5 गाड़ियां, कोई भी ऐसे कुछ बताओ गाड़ियों के बारे में, यू विल बी लाइक फोर्ड, जनरल मोटर्स। यूएसए के 10 सेलिब्रिटीज़ आप 50 गिना दोगे, पेरिस हिल्टन, ये वो है ना ऐसे। यूएसए के म्यूजिशियन, यूएसए के आर्टिस्ट, यूएसए के स्पोर्ट्स पर्सन, हॉलीवुड और बॉलीवुड में कितनी ज़्यादा कोलैबोरेशंस होने लग गई हैं, एंड सो ऑन। पीपल टू पीपल एक्सचेंज बहुत है इंडिया और यूएसए का। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की यूनिवर्सिटी, एक आम सी कोई यूनिवर्सिटी भी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी स्टेट में खुल जाए, थोड़े दिनों बाद आप उसके ब्रोशर पे क्या पढ़ते हो कि इनका जेवी हो गया कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, शूलिनी यूनिवर्सिटी का हो गया जी इधर, या फिर उनके 2 प्रोफेसर्स को वहाँ से यहाँ बुला लिया, वो थोड़ा सा पढ़ाने लग गए इधर, चलो जी जेवी दिखा दिया MIT स्लोन से, इस तरह से। लेकिन इन एनी केस इंस्टीट्यूशनल टू इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशंस तो हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स टू हॉस्पिटल्स, एंड देन सो ऑन। रशिया के केस में जो हमारे रिलेशनशिप हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बहुत लिमिटेड है, और ये अनफॉर्चुनेट है बिकॉज इट वॉज वेरी, जिसको बोलते हैं ना कि वेरी पॉसिबल ओनली फ्यू डिकेड्स अगो, जो रशिया के लोगों की इंडियन कल्चर को लेके एक इंक्विजिटिवनेस है, एक प्यार है उनको, और एक क्यूरियोसिटी है, और इंडिया की रशिया को लेके इट कुड हैव इंक्रीज्ड। लैंग्वेज बैरियर है, यूएसए के साथ में इंग्लिश बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है कि सेम लैंग्वेज, इंडियंस भी इंग्लिश बोलते हैं, वो भी इंग्लिश बोलते हैं, तो फैसिलिटेट हो जाता है। पर स्टिल ये एक प्रॉब्लम है, हमारी सिविल सोसाइटी की एंगेजमेंट होनी चाहिए। अनलेस रिलेशनशिप है ना जो, वो बस एक ट्रैक पे ही चल पाते हैं, विच इज़ ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके प्राइम मिनिस्टर से मिल लिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिल लिए, बट रिलेशनशिप का एक ये बैरियर है। थर्ड बैरियर क्या है? generations have changed. New generations in both the countries do not have memory of Cold War. आप लोगों को पढ़ा दिया किसी ने कि बर्लिन वॉल गिर गई थी, कोल्ड वॉर होती थी, बाइपोलैरिटी होती थी, अदरवाइज आपकी ये मेमोरी का पार्ट थोड़ी है। ऑन द अदर हैंड 2012, 14, 13 में जो कुछ हो तो आपकी मेमोरी का पार्ट है। अब क्या हुआ है कि कोल्ड वॉर में इंडिया रशिया के साथ खड़ा था, या रशिया इंडिया के साथ खड़ा था, एटलीस्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ इट। वो जो जनरेशन्स थी वो अब जा चुकी हैं। नई जनरेशन्स दे नीड मोर करंट contemporary reason to align with Russia, and similarly Russian current generation needs contemporary reason to align with India. तो ये एक चीज़ है। सब चीज़ों को अगर आप देखोगे तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि इनर्शिया हो गया, स्पेशल एफर्ट नहीं मारे जा रहे एक दूसरे के साथ बेटर रिलेशन बनाने के। एंड देन कनेक्टिविटी तो हमने देख ही लिया है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। लाइक यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि वंस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बिकम्स फुली ऑपरेशनलाइज्ड,
तो कनेक्टिविटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम एड्रेस हो सकती है। तो इट बेग्स ए क्वेश्चन कि ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट मैप में दिखाया था, वो इधर से इधर जो आ रहे थे, जिसको हम अलग से इंडिपेंडेंटली एज अ टॉपिक करेंगे। तो कनेक्टिविटी की अभी प्रॉब्लम है, लेकिन इसको एड्रेस करने के कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। चलें आगे। चलो, ये मैंने दोबारा मैप उसको यही लगा दिया, देखो कि ये रशिया है, इंडिया है। अगर किसी तरह से यहाँ पे पूरा एक हमारा कोई ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन जाए जहाँ से ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाए, तो फिर हमारी एटलीस्ट कनेक्टिविटी बेटर हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एवोल्यूशन ऑफ आवर रिलेशनशिप। ये तो था हमारे एक्चुअल रिलेशनशिप। एक्चुअल रिलेशनशिप में मैं आपको थोड़ी सी बातें और बता देता हूँ। ऑफ लेट, या हम इश्यूज में ही करेंगे, ऑफ लेट ना इंडिया यूएसए की तरफ काफ़ी टिल्ट हुआ है। इंडिया आज के डेट में हथियार भी खरीदता है इजराइल से, फ्रांस से, अभी राफेल डील जो हुई है, फ्रांस से, इजराइल से, यूएसए से बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से कंपटीशन आ गया है। इंडिया फिलॉसफिकली भी आप देखोगे कि ज़्यादा यूएसए की तरफ टिल्ट होता जा रहा है। यूएसए और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा मीट्स होती हैं, सबमिट्स होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला। तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़े से डिफरेंसेस बढ़ने लग गए हैं। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रशिया भी अपने कार्ड्स प्ले कर रहा है। एट द सेम टाइम क्या है, रशिया और यूएसए के रिलेशनशिप पिछले 25-30 सालों में दोबारा बहुत ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। विद डोनाल्ड ट्रंप रशिया के ऊपर वो लगा रहे हैं सैंक्शंस कि जो रशिया के साथ ट्रेड करेगा उसको हम नहीं ट्रेड करने देंगे। दूसरा, एक्यूज़ कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे इलेक्शनियरिंग में इंटरफेयर किया है। वो उनको एक्यूज़ कर रहे हैं कि ये नियो इम्पीरियलिज्म के नाम पे कुछ भी करी जा रही हैं। और अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा, आई डोंट नो पढ़ा नहीं पढ़ा, रशिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है वो पहली बार, अगर इनका टोटल ट्रेड जितना हुआ है, पहली बार उस ट्रेड का 50% से कम ट्रेड डॉलर में हुआ है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब अगर इन्होंने टोटल 100 की ट्रांजैक्शन की है गुड्स और सर्विसेज की, उसमें से 50 जो है वो डॉलर में पैसे पे किए गए हैं, बाकी के किसी और तरीके से, चाहे वो किसी और करेंसी में किए गए हों, गोल्ड में किए गए हों, किसी भी चीज़ में गए हों। इसका मतलब दीज कंट्रीज दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर, दैट इज यूएसए's वर्ल्ड वाइड कंट्रोल, जिसको अगेन इकोनॉमी वाले सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। पॉइंट क्या है, कहने का पॉइंट ये कि यूएसए, चाइना और पाकिस्तान, इनके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप थोड़े वीकन हुए हैं। तो हम थोड़ी देर में एवोल्यूशन के बाद उसको देखते हैं। बट आई होप आपको अब समझ आ गया। कोई आपसे पूछेगा ऑफिशियल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, सीधा एक लाइन सबसे पहली जो आपको ज़रूर बोलनी है आज से लेकर इंटरव्यू तक, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक्चुअल रिलेशन, सो दीज आर दी सर्टेन प्रॉब्लम्स। एंड उसमें वर्ड जो एग्जामिनर ढूंढ रहा है वो है इनर्शिया, न्यू ज़ील डालने की ज़रूरत है। ठीक, चलो अब देखते हैं एवोल्यूशन। इंडिया और रशिया के अगर हमने हिस्टोरिक रिलेशन देखने हैं तो आप अगर इवन इफ़ यू गो बैक टू मिडिवल हिस्ट्री, यू विल सी कि मुगल टाइम पे भी रशियन ट्रैवलर्स इंडिया में आए हुए हैं। हम आपको उनके नोट्स वगैरह में जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो नाम लिखा देंगे मिडिवल हिस्ट्री। फिर सिमिलरली आप देखोगे कि जब इंडिया में एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, जब इंडिया में ब्रिटिश का राज था तो ये देखो, ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया, ईरान वाला एरिया, जो इधर का एरिया है ना, यहाँ पे अब क्योंकि इधर ब्रिटेन का राज था, पूरा जो ये पाकिस्तान है, इंडिया का बॉर्डर तब अफगानिस्तान से लगता था, ब्रिटेन को लगता था कि हम रशिया को ऊपर दबा के रखें, कहीं रशिया नीचे इंडिया पे अटैक ना कर दे, और इनको लगता था कि इनको हम यहाँ दबा के रखें कहीं ये ऊपर ना आ जाए। तो इस वजह से इस एरिया में इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया था और अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर है, तभी अफ़गानिस्तान पे अटैक भी किया ब्रिटेन ने, वॉर भी चली ये सब। तो इधर के एरिया में भी इंडिया और रशिया की, ब्रिटिश इंडिया और रशिया की एंगेजमेंट रहती थी, जिनको हम बोलते थे ग्रेट गेम्स और निकिता टाइप, इस तरह के लोग नाम वाले पुराने टाइमों से ट्रैवलर्स तो रशिया से आए हैं। तो हमारी और रशिया की एंगेजमेंट तो पुरानी चली रही है। लेकिन अगर हम देखें कि जब इंडिया बना, इंडिया दैट वी नो टुडे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तब हमारे इनके रिलेशन कैसे रहे, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला फेज़ जो है वो है अंटिल 1953। इस फेज़ में क्या होता है,
रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज इंडिया। अब बोलता है कि जी हाँ, ये एक देश है ब्रिटिश का, अब इस पे से राज गया, एक इंडिपेंडेंट देश। और इससे रशिया की कैसी इमेज बन के निकल के आई कि एंटी इम्पीरियलिस्ट है। ठीक, एंटी इम्पीरियलिस्ट, एंटी कॉलोनियल कंट्री टाइप नहीं है, जो न्यू कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं। बट एट द सेम टाइम नेहरू जी ने क्या किया, यूएसएसआर ब्लॉक तो ज्वाइन नहीं किया था, चाहे उन्होंने यूएसए ब्लॉक भी ज्वाइन नहीं किया था। आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में एक चीज़ कराएंगे, एक टॉपिक है आपके GS1 के सिलेबस में। एक ब्लॉक था हमारे पास यूएसए का, एक था यूएसएसआर का, एक ना वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी जिसका नाम था कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या था बेसिकली, वो कंट्रीज जो यूके की पहले कॉलोनीज होती थी और उनको अब आज़ाद कर दिया, लेकिन उनकी भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। ये जो कॉमनवेल्थ नेशन थे, जिनकी कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं अभी, तो इंडिया ने ये कॉमनवेल्थ नेशंस को ज्वाइन किया हुआ था। अब ये इसको लीड कौन करते हैं, यूके कौन है, एक कैपिटलिस्ट नेशन। तो इस वजह से जो स्टालिन है, जो यूएसएसआर के प्रीमियर हैं, उनको लग रहा है कि नेहरू कौन है, प्रो यूके है, मतलब प्रो कैपिटलिस्ट है। इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं इनका टिल्ट यूएसए की तरफ ही है। तो स्टालिन वाज एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ नेहरू इन दिस सेंस, सो मच सो कि उन्होंने उसको क्या बोलते होते थे, वो नेहरू जी को बोलते कि ये है बुर्जुआ कॉम्प्रेडोर, मतलब कि अमीर लोगों का सपोर्टर है, कैपिटलिस्ट लोगों का, और जो पूरी दुनिया के वर्कर्स हैं उनके साथ में नेहरू जी नहीं है, ऐसा उनको लगता था। जानते नहीं थे इंडिया नेहरू जी को। खैर, ये था हमारा फेज़ 1 अंटिल 52-53। फिर स्टार्ट हुआ हमारा फेज़ 2 53 से 1970। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि स्टालिन चले गए और एक उनके नए प्रेसिडेंट आए, जो बोल दो प्रीमियर आए, ख्रुश्चेव। अपने को नाम याद नहीं रखना आप लोगों को, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ नहीं याद करने वाली वो आपको बताता रहूँगा समझने के लिए। नाउ ही वॉज द फर्स्ट सोवियत प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। सोवियत प्रेसिडेंट हैं, इंडिया आए हैं, इंडिया को देखा, इंडिया से बातचीत करी, दो लोगों के बहुत विचार विमर्श मिले, अच्छा लगा एक दूसरे से मिलके, नाइस। इंडिया लाइक्ड रशियन, रशियन लाइक्ड इंडिया। अब एट द सेम टाइम ये 53 में ऐसा क्या हो गया कि फेज़ हम बोल रहे हैं नया फेज़, ये एक ऐसा टाइम था जिस समय यूएसएसआर, मतलब जिसको हम सोवियत बोल रहे हैं, और चाइना, इनके बीच में भी थोड़े से डिफरेंसेस बढ़ने लग गए। सीनो सोवियत रिफ्ट, सीनो बोल रहे हैं चाइना के लिए, सोवियत यूएसएसआर, इनके बीच में थोड़ी सी रिफ्ट बढ़ी। तो अब रशिया को लगता है कि यार एशिया में ना मेरे को एक बैलेंसर चाहिए, कि चाइना अगर हमें परेशान करेगा तो हम चाइना को भी दो तरफ से थोड़ा सा कवर कर सकें। तो इसके लिए उनको इंडिया एक बहुत अच्छा कैंडिडेट लगा, और इंडिया को तो एक वर्ल्ड पावर चाहिए थी थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ नेहरू जी को एक ग्लोबल लीडर की तरह भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया यूएसएसआर ने, और इंडिया के साथ में एंगेजमेंट भी बढ़ाई। वो कैसे बढ़ाई, आपने सुना होगा इंडिया में बड़े बड़े PSUs हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो सरकारी PSUs, जिनको आप बोलते हैं कि इनको प्राइवेटाइज कर दो, बहुत कमा लिया इनसे सरकार ने, इतना पैसे का इंडिया करेगा क्या, ठीक। तो हमारे जो बहुत ज़्यादा मेहनती सरकारी नौकरों द्वारा चलाए गए PSUs हैं, उनकी स्थापना करने में रशिया ने बहुत सपोर्ट किया। तो हमारी बेसिक इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट किया इन्होंने बनाने में। तो इससे क्या हुआ कि एक फेज़ बेटर हुआ। इसी फेज़ के अंदर सोवियत ने लेकिन एक चीज़ और की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान के साथ में भी फ्लर्ट जारी रखा। 1950s में उनको था कि चाहे पाकिस्तान भी हमारी तरफ आ जाए, इंडिया भी हमारी तरफ आ जाए, या जो भी हमारी तरफ आ जाए, ठीक है। 1965 में अगेन आपका एक टॉपिक आएगा जो आपको कराएंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। ये प्रॉपर GS1 में टॉपिक है, मैं आपको जो करा रहा हूँ IR वो GS2 में आता है मीन्स में। इसमें हम आपको ताशकंद से रिलेटेड इश्यूज कराएंगे, लेकिन सिर्फ अभी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए, सोवियत यूनियन ने इंडिया और पाकिस्तान की 1965 की लड़ाई को भी रिजॉल्व करवाने के लिए इंटरफेयर किया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ताशकंद एग्रीमेंट जो हुआ। ताशकंद का है, मैप में चेक करना। ये एग्रीमेंट इंडिया की ज़्यादा फेवर में नहीं था, क्योंकि चाहे इंडिया आगे पहुँच गया था, पिक्चर्स है ना इंडिया की फोर्सेस की कि इंडिया बहुत आगे पहुंच गया था, लेकिन सीज फायर डिक्लेयर करके इंडियन फोर्सेस हैड टू कम बैक, अदरवाइज लाइन के हिसाब से हम काफ़ी ज़्यादा एरिया हमारे कंट्रोल में होता। खैर,
ऐसा होने के बाद इंडिया और रशिया के रिलेशन थोड़े बेटर हो गए, तो क्या हुआ, एशिया में एक नेक्सस बना, चाइना पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान फिर एक तरफ आ गए, बिकॉज इंडिया को एज अ बैलेंसर यूज़ करते हुए इंडिया यूएसएसआर की तरफ है। और फिर धीरे धीरे इनके साथ में आ गया यूएसए जो था ही। अब आपको लगेगा, अब यहाँ से वो सवाल उठते हैं, थिंक अबाउट इट, चाइना कम्युनिस्ट नेशन, क्विंटेसेंशियल कम्युनिस्ट नेशन, यूएसए टिपिकल क्विंटेसेंशियल कैपिटलिस्ट नेशन, कमिंग टुगेदर। कौन सी आइडियोलॉजिकल लड़ाई, 1950-60 की जो कोल्ड वॉर है, कौन सी आइडियोलॉजिकल लड़ाई भाई, पावर स्ट्रगल था। ये देखो, ये नेक्सस याद रखना, चाइना पाकिस्तान यूएसए का इस पूरे एरिया में एक एक्सिस बन गया। इवेंचुअली आप देखोगे वियतनाम, इंडिया और यूएसएसआर का एक दूसरा पावर सेंटर बन गया। अब ये इकट्ठे क्यों आए, यूएसए को भी यूएसएसआर को कंटेन करना है, चाइना को भी यूएसएसआर को कंटेन करना है, पाकिस्तान को इंडिया को कंटेन करना है, तो ये इकट्ठे हो गए। एट द सेम टाइम विद इन दिस ग्रुप यूएसए को चाइना को भी कंटेन करना है, ठीक है। यूएसए को अपने जो साथी होते हैं, आई हैड अ पाकिस्तानी फ्रेंड व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन इंग्लैंड, तो वो मेरे को बोलते थे कि जिनका यूएसए दोस्त है उनको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते थे कि हमारी कंट्री ने तो ले लिए मज़े यूएसए की दोस्ती के, अब आपकी कंट्री यूएसए की तरफ टिल्ट कर रही है, आपको भी पता लग जाएगा। उनको नहीं आया होगा, इंडिया विल मैनेज इजीली। खैर, तो हुआ क्या, सोवियत यूनियन और इंडिया की क्लोजनेस बढ़ी और चाइना पाकिस्तान यूएसए इनका आपस में एक एक्सिस बनना शुरू हो गया, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न कि एक दूसरे को साथ में एक दूसरे के आगे फ़ायदा हो रहा था। दैट वॉज फेज़ 2। फिर आता है सब फेज़ 3, इसको हम बोलते हैं इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप का गोल्डन पीरियड, सुनहरे अक्षरों से लिखे जाने वाला। ये क्यों है, यहाँ पे टू स्टार्ट विद इस फेज के हमारा रशिया के साथ हो गया एक क्वाजी अलायंस। व्हाट इज क्वाजी और क्वाजी अलायंस? व्हाट इज क्वाजी? एनीथिंग समथिंग दैट अपीयर्स टू बी बट इन रियलिटी इट इजंट, वैसा ही कुछ होता है। इंडिया और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई, इंदिरा गांधी जी ने एक डील साइन की जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। ये ट्रीटी क्या बोलती थी? इस ट्रीटी का एक अगेन आपको ना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए। आर्टिकल 9 ऑफ दिस ट्रीटी वाज अबाउट म्यूचुअल सिक्योरिटी गारंटी। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर किसी देश पे कोई दूसरे देश, कोई थर्ड देश का खतरा होगा तो वो दोनों एक दूसरे को बताएंगे और फिर दोनों देश जाके हैंडल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लाइक आई सेड 1971 में रशिया से कौन ही लड़ने आ रहा है, सो ऑब्वियसली दिस ट्रीटी वाज देयर टू हेल्प इंडिया ओनली। ओके, ड्यूरिंग, तो क्या हुआ है कि ये बोलता है कि इफ एनी फ्रिक्शन हैपन्स बिटवीन आइदर ऑफ दीज टू नेशन, रशिया एंड इंडिया, कि किसी भी थर्ड कंट्री से फ्रिक्शन होती है, देन नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएंगे दोनों के कंट्रीज को मिलके टू रिमूव फियर एंड टू इंश्योर सिक्योरिटी। ठीक, अब इससे क्या हुआ, अब उनका नेक्सस बना था पाकिस्तान, यूएसए एंड चाइना। इसका काउंटर नेक्सस क्या बना यहाँ पे? यूएसएसआर, इंडिया एंड वियतनाम, ये बन गया इसका काउंटर एक्सेस। इस फेज में लेकिन 1971 टू 1991 बड़ी सारी चीज़ें हुई। टू स्टार्ट विद ये क्वाजी अलायंस हुआ। दूसरी कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें जो हुई, इंडिया बिकेम, या बेटर बोला जाए कि सोवियत बिकेम द लीडिंग सप्लायर ऑफ इंडियाज डिफेंस नीड्स। जो हमारे हथियार हैं, लाइक आई सेड इवन टुडे मोस्ट ऑफ आवर आर्म्स एंड एम्युनिशन इज फ्रॉम रशिया। ऑल्दो अब हमारे ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, हम इज़राइल, फ्रांस, EU, ब्रिटेन, USA, इनसे बहुत ज़्यादा हथियार लेने लगे हैं, पर हमारा अदरवाइज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सोवियत हथियारों से काम चलाया हमने, वही सबसे बड़े सप्लायर थे। दूसरी चीज़ क्या थी, उनके साथ में जैसे मैंने अभी बताया आपको, लोकल करेंसीज में ट्रेड करने का भी प्रोविजंस थे। ऐसे अरेंजमेंट्स बनाए बार्टर ट्रेड के, हम आपको चावल दे देंगे, आप बदले में हमें AK-47 दे देना, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए ऐसे बोल रहा हूँ। जस्ट दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स वर मेड। उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होता था? इंडिया की जो हार्ड करेंसी थी, डॉलर, येन, ठीक है, या पाउंड या कोई भी ऐसी करेंसी, वो इंडिया फिर बाकी कंट्रीज़ के यूज़ के लिए रख सकता था। थर्ड चीज़ वॉज, उन्होंने इंडिया को काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी दी डिफेंस और स्पेस की। ऐसे ही नहीं बन गई इसरो, ऐसे ही नहीं बन गई इतनी बड़ी आर्मी और उसके साथ में सारे हथियार। USSR ने बहुत सपोर्ट किया।
और उन्होंने कश्मीर इशू में भी यूनाइटेड नेशन में कंसिस्टेंटली हमें सपोर्ट किया। दैट ऑल्सो वी विल सी इवेंचुअली। कश्मीर इशू में जब पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन बैठा होता है, सारी दुनिया के सारी कंट्रीज़, यूएन, वहाँ पे जब बहुत सारे पाकिस्तान और उसके एलाइज बोलते हैं कि इंडिया कश्मीर में बहुत गलत कर रहा है, तो रशिया खड़ा होकर इंडिया की फेवर में वोट करता रहा है कि नोप, वी सपोर्ट इंडिया ऑन दिस। ठीक, तो इस तरह से गोल्डन फेज हो गया। लेकिन ये गोल्डन फेज का एंड क्यों हो गया? क्योंकि 1991 में रशिया ही टूट गया। अब वो इश्क जो हमसे टूट गया, अब उसका हाल बताए क्या। अब क्या करना है कोल्ड वॉर के बाद में? वही टूट गया। और ना सिर्फ यूएसएसआर टूटा, बट वहाँ पे जो लीडरशिप आई उसको खुद को क्या लग रहा है कि अगर हम यूएसए के टिल्टेड हो जाते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी लेके आते हैं, हम लिबरलाइज बातें करते हैं, प्रो यूएसए बातें करते हैं, तो यूएसए हमारे इंटरनल मैटर्स के लिए हमें सपोर्ट करेगा। इस वजह से यूएसए को खुश करने के लिए वो इंडिया के साथ में थोड़े स्टर्न हो गए। फॉर अ लिटिल ब्रीफ टाइम, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इंडिया और रशिया के रिलेशन डिटीरियोरेट हुए 90s में। इसी को आप जब बड़े बड़े आर्टिकल पढ़ा करोगे हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें से एक क्या है, रशिया ने क्या अडॉप्ट किया, प्रो वेस्ट पॉलिसी फॉर अ लिटिल वाइल। रशिया ने यहाँ पे क्या किया, इंडिया को बोला कि आप एनपीटी साइन करो। ये क्या है, एनपीटी क्या है, क्या साइन करो, ये अभी बताता हूँ। दूसरा, रशिया ने क्या बोला कि इंडिया शुड पे इट्स डेट इन डॉलर। इसको, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि आप बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ा करोगे, उसमें क्या लिखा होएगा, रुपी रूबल कंट्रोवर्सी। मतलब ये देखो सर, अगर इंडिया ने पैसे देने हैं, अपना कोई डेट, कोई कर्जा देना है, तो इंडिया के पास आज ऑप्शन है कि या तो वो डॉलर में दे सकता है या फिर वो रुपीज़ में दे सकता है। अब रुपीज़ तो इंडिया ने खुद छापने हैं। चाहे इंडिया अगर रुपीज़ को छापेगा, चाहे उसकी अपनी इकोनॉमी में उसके कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, पर एटलीस्ट डेट तो दे सकता है। तो इसलिए रशिया बोलता था कि इंडिया रुपीज़ में पे कर दे। लेकिन अगर वो बोले कि नहीं, हम नहीं तुम्हारी करेंसी ले रहे, हमें तो डॉलर में पैसे दो, डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, वही एक्सेप्टेबल करेंसी है, तो फिर इंडिया डॉलर कहाँ से लाएगा? है ही नहीं इंडिया के पास, तो इंडिया प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्लियर? अपने खुद के डॉलर तो छाप नहीं सकते ना कि ये लो हमारे महात्मा गांधी की फोटो से हमने डॉलर छाप दिया, वो तो यूएस ही छापेगा। इसका मतलब इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप थोड़े कमज़ोर हो गए, नंबर 1 यहाँ पे। दूसरा, एनपीटी क्या है? इंडिया ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और उसको टेस्ट किया, तो वो इंडिया का स्टेटस वर्ल्ड वाइड वैसा ही था जैसा आज नॉर्थ कोरिया का है या ईरान का है। एक दुनिया में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, चाहे वो सिस्टम बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, पर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि कौन कौन कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकती है, कौन सी कंट्री नहीं रख सकती। इंडिया ने वो ट्रीटी साइन नहीं की हुई, पर बिना ट्रीटी साइन किए इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, इसलिए पूरी दुनिया इंडिया से खफा थी एक टाइम पे। रशिया ऑल दीज ईयर्स इंडिया को आउटराइटली इस बात से खफा नहीं था, सपोर्ट कर देता था। लेकिन यहाँ पे आते आते इंडिया की नॉर्थ कोरिया वाली सिचुएशन भी हो गई कि उसको बोल रहे हैं कि आप एनपीटी साइन करो ट्रीटी, आप कहाँ से न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो, आपके पास क्यों है न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक बात। तो एनपीटी का इशू भी उठ गया, रुपी रूबल ट्रेड भी हो गया, डोमेस्टिक क्राइसिस में भी रशिया थोड़ा सा एंटी इंडिया हो गया, कश्मीर इशू में भी रशिया थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान होने लग गया इस टाइम पे। और रशिया ने आउटराइटली इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन और टेक्नोलॉजी देने के लिए भी मना कर दिया। क्रायोजेनिक इंजन और टेक्नोलॉजी आपको साइंस एंड टेक में डिटेल में करवाएंगे, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आई थिंक वो टेक्नोलॉजी विच लेट्स यू ऑपरेट ऑन -183 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक दिस। चलो इसको छोड़ देते हैं, आप अभी के लिए मान के चलो इस क्लास के स्कोप के लिए कि बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इंडिया को देने से रशिया ने मना कर दिया। तो इतने प्यारा दोस्त हमारा टूटने के बाद में प्रो यूएसए हो रहा है, एंटी इंडिया हो रहा है, ओनली फॉर अ लिटिल वाइल। सम डिफिकल्ट ईयर्स दे वर फेस्ड बाय आवर लीडरशिप इन 1990s। उसके बाद रशिया में चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ और वहाँ पे आए व्लादिमीर पुतिन, तब आ गए थे 2000 के आसपास, आज 20 साल हो गए हैं, 2020 तक वही हैं। व्हेन ही केम, वैसे तो बोरिस येल्त्सिन ने भी, जो उनके व्लादिमीर पुतिन से पहले थे, उन्होंने भी इंडिया में आके कुछ रीनेगोशिएशंस की थी। जो ये वाली ट्रीटी थी ना हमारी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप,
जो 1971 में हुई थी। 1990s में 20 साल के बाद इस ट्रीटी को रिन्यू किया गया। तो बाकी ट्रीटी एज इट इज़ रिन्यू कर ली गई थी, पर जो ये था ना म्यूचुअल सिक्योरिटी वाला पॉइंट, आर्टिकल 9 कि तुम्हें कोई अटैक करेगा तो हम लड़ने आएंगे, वो वाला पॉइंट हटा दिया गया था बोरिस येल्त्सिन के द्वारा। लेकिन म्यूचुअल सिक्योरिटी एश्योरेंस वाले पॉइंट के अलावा बाकी ट्रीटी को हमने रिन्यू कर लिया। तो अगेन थोड़े से रिलेशनशिप थोड़े कमज़ोर हो गए। बट व्हेन पुतिन केम इनटू पावर, एक तो रशिया भी धीरे धीरे दोबारा ग्रो करने लगा, रीइमर्ज हुआ इकोनॉमिकली, इमर्ज हुआ पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, और इंडिया के साथ में भी रिलेशनशिप बेटर होने शुरू हुए। इन्होंने ही, पुतिन जी ने ही ईयर 2000 में इंडिया के साथ की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्या थी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? मतलब आप चाहे यूएसएसआर का ब्लॉक ज्वाइन ना करो, बट आपकी उनके साथ में मिलिटरीली कोलैबोरेशन हो सकती है। इसी चीज़ को जो मैंने लेक्चर के शुरू में बोला था, 10 साल बाद पुतिन की ही काइंड ऑफ शैडो के साथ एक और लीडर आए थे वहाँ पर, मेदवेदेव। उन्होंने 2010 में क्या कर दिया था, इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को क्या बना दिया, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और स्ट्रॉन्ग कर दी। ठीक, अब इंडिया रशिया की आज की डेट में कैसी है, एसपी पार्टनरशिप। तो आई होप आपको समझ आया कि हमारे 50 साल में रिलेशनशिप डेवलप कैसे हुए। सबसे पहले कैसा फेज था, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं। उसके बाद 71 के बाद इंडिया, यूएसएसआर और वियतनाम एक्सिस, और वहाँ पे चाइना, यूएसए एंड पाकिस्तान एक्सिस। 91 के बाद में वी फेस्ड अ फेज ऑफ थोड़ी प्रॉब्लम आई, और फिर उसके बाद में रिलेशनशिप दोबारा ठीक हो गई। और अब पिछले 20 साल से क्या सिचुएशन है, जहाँ से हमने लेक्चर शुरू किया था, कंप्लेसेंट हुए हैं। इंडिया जितना एफर्ट डालता है यूएसए के साथ रिलेशनशिप में, उतना एफर्ट एलिजिडली नहीं डाल रहा है यूएसएसआर के रिलेशनशिप में। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि रिटर्न्स भी कम है, इसलिए नहीं डाल रहा है। नाउ एरियाज ऑफ कंसर्न, हमारे इनके साथ में इश्यूज क्या हैं। तो जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ हमारी रिलेशनशिप है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी दो पुराने दोस्तों के बीच में होनी चाहिए। वाई? सम एरियाज ऑफ कंसर्न। सबसे पहला डिफेंस। डिफेंस में क्या प्रॉब्लम है, अब एक टाइम पे रशिया की मोनोपोली होती थी इंडिया के साथ ट्रेड करने की, लाइक आई सेड सारे हथियार उनके हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इसकी मोनोपोली डिक्लाइन कर रही है। रशिया की जो मोनोपोली थी उसको किसने स्ट्राइक की है, यूएसए, इजराइल, फ्रांस, यूके ने। आप यहीं से अंदाज़ा लगाओ, सिंपल। रिसेंट ईयर्स में इंडिया और यूएसए का, ये आपको मैं अगेन बिल्कुल लेटेस्ट फिगर्स भी दे दूंगा अभी जब आएंगी कुछ महीनों में। इंडिया और यूएसए का सिर्फ जो वो है डिफेंस की उसमें डिफेंस सेक्टर में ही जो बायलैटरल ट्रेड है वो कितना है, $18 बिलियन। इतना ट्रेड हमारा टोटल ट्रेड नहीं है रशिया के साथ में। आई रिपीट, जितना हमारा और यूएसए का, अमेरिका का सिर्फ डिफेंस ट्रेड हो गया है, उतना हमारा और रशिया का टोटल ट्रेड नहीं है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि हम कितने ज़्यादा यूएसए की तरफ टिल्ट होते जा रहे हैं और रशिया को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, दुनिया में सबसे ज़्यादा एवरेज, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, एक साल ऊपर एक साल नीचे हो सकता है, ऑन एन एवरेज यूएसए से सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीदता है, सऊदी अरेबिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएसए से सबसे ज़्यादा हथियार कौन खरीद रहा है, इंडिया। आफ्टर सऊदी अरेबिया, इंडिया कपल ऑफ ईयर्स अगो बिकेम द बिगेस्ट रेसिपेंट ऑफ यूएसएज आर्म्स एंड एम्यूनिशन एंड डिफेंस एक्सपोर्ट एंड नॉट रशियाज। ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि टिल्ट यूएसए की तरफ है। अब यहाँ पे रशिया के कुछ ग्रीवेंसेस हैं। पहला तो वो बोलते हैं कि यार इंडिया में जो डिफेंस डील्स हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। किस बेसिस पे आप अमेरिकन कंपनीज को या इजरायली कंपनीज को या फ्रेंच कंपनीज को ऑर्डर दे देते हो, उसकी कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। खैर इसमें तो आई वुड लाइक टू से कि जब तक आपको मिल रहे थे 40-50 साल तक, तब सब ट्रांसपेरेंट था। अब जब कंपेटिटर्स आ गए हैं तो इंडिया में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ना इंडिया में तब ट्रांसपेरेंसी थी ना आज है, बट ऐसा नहीं होता। दूसरा ये क्या बोलते हैं, कहते हैं यार इंडिया की डिफेंस डील्स पे पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं, रशियन कंपनी अप्लाई करती है, आप इन अ वेरी नॉन ट्रांसपेरेंट वे किसी अमेरिकन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो,
और जो थर्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ या फिर कोई भी और कंट्री जिसको हथियार लेने हैं रशियन कंपनी से, उसको लगता है कि इंडिया ने लिए हैं हथियार यूएसए से, रशिया वाले से नहीं लिए, मे बी रशियन कंपनी ज़्यादा अच्छे नहीं बना रही होगी, और वो भी यूएसए की तरफ टिल्ट करते हैं। तो कहते हैं कि इससे रशिया की जो इमेज है ऑफ अ ग्लोबल आर्म सप्लायर वो अफेक्ट होती है। इसलिए व्हाट वी नीड इन इंडिया इज़ अ ट्रांसपेरेंट रिजीम, ताकि जो आप हथियार खरीदते हो, जो भी आपका डिफेंस इंपोर्ट है, आप ले लो यूएसए से, पर ट्रांसपेरेंसी तो रखो ताकि हमारी एज अ ग्लोबल सप्लायर इमेज बनी रहे। ठीक है साहब, बिल्कुल ठीक है। तो रशियन कंपनीज जो हैं वो कहते हैं कि वो फेयर कॉन्ट्रैक्ट को भी लूज कर जाती हैं। ठीक है, क्लियर। रशिया के वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट की इमेज को खराब होता है। एक और चीज़ जो बोलते हैं, कहते हैं कि यार हम इनको अनकंडीशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कई बार इंडिया को ऑफर करते हैं। स्टिल इंडिया गोज़ फॉर इज़राइल, इंडिया गोज़ फॉर यूएसए, इंडिया गोज़ फॉर यूके, इंडिया गोज़ फॉर फ्रांस एंड देन सो ऑन। तो बोलते हैं कि इससे ज़्यादा अब हम क्या करें कि रशिया प्रोवाइड्स अनकंडीशनल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, स्टिल वी आर गोइंग फॉर अदर नेशन। तो उनके ग्रीवेंसेस हैं। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया के अपने रीजंस हैं। इंडिया बोलता है पहली तो चीज़ भाई, हमें कोई इजरायलियों से बचपन का प्यार तो है नहीं। आपके इक्विपमेंट्स में कॉस्ट एस्केलेशन होती है। आप बोलते हो कोई चीज़ 2013 में प्रोवाइड करने को, प्रोवाइड करते हो 2017 में, इतनी देर में चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कॉस्ट एस्केलेट कर जाती है। दूसरा, डिलेड डिलीवरीज, ये भी रशियन हो रहा है, क्या कहते हैं, इशू रहा है। रशियन टेक्नोलॉजी का भगवान ही मालिक है और उनकी डिलीवरी का भी भगवान ही मालिक है, सच्ची बात है। फिर पुअर सर्विसिंग, सर्विस के लिए आप पोस्ट डिलीवरी के बाद आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यूएसए या फिर बाकी इजराइल जैसी कंपनीज जो हैं, उनकी कंपनीज बेटर सर्विसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस के लिए भी प्रॉपर ढंग से सप्लाई नहीं करते हो। सो दैट इज इंडियाज ग्रीवेंस अगेंस्ट रशिया। उनका भी आपको समझ आ गए डिफेंस में। तो नाउ यू सी डिफेंस में क्यों थोड़ी थोड़ी इरिटेशन हो रही है। दे हैव देयर सेट ऑफ इश्यूज, वी हैव आवर सेट ऑफ इश्यूज। इन एडिशन टू दैट इंडिया के कुछ नए ग्रीवेंसेस भी ऐड हुए हैं। पहला क्या है, रशिया ने एक सेल्फ इम्पोज मोराटोरियम के अंडर, मोराटोरियम क्या होता है, एक स्टे, एक बैन, रशिया ने अपने खुद के ऊपर एक बैन लगा रखा था कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देता था, वो चाइना को भी हथियार नहीं देता था। रशिया ने ये बैन हटा लिया, इंडिया को उससे प्रॉब्लम है। इंडिया बोलता है कि यार तब फिर हम लेंगे हम यूएसए से, हम क्यों लें आपसे, आप दे लो पाकिस्तान को ही। वो बोलते हैं कि ठीक है हम फिर पाकिस्तान और चाइना को भी देंगे, आप ले लो यूएसए से ही। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो क्या हो रहा है, रशिया हैज़ एंडेड अ सेल्फ इम्पोज मोराटोरियम, मतलब एक टाइप ऑफ बैन। इसमें क्या हुआ है, रिसेंटली रशिया ने सुखोई 35, अगेन जब आपको साइंस एंड टेक कराएंगे आपको सारे सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट ये सब बताया जाएगा। अभी के लिए बस आप आइडिया समझो, रशिया ने सुखोई 35 और अमूर क्लास फाल्कन सबमरीन, अमूर क्लास फाल्कन नहीं, अमूर क्लास सबमरीन जो हैं वो चाइना को बेची हैं। सिमिलरली पाकिस्तान के साथ में भी इनका अभी रिसेंटली, चाइना के साथ में भी एक और डिफेंस डील हुई है बहुत बड़ी। और इसी तरीके से रशिया ने Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी जो हैं वो भी पाकिस्तान को दिए हैं। वो बोलते हैं कि पाकिस्तान को टेररिज्म को हेल्प करने के लिए, जो पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं, पाकिस्तान की सरकार उसको डिस्ट्रॉय कर सके, दे नीड दिस हेलीकॉप्टर्स, वी आर प्रोवाइडिंग देम। तो आप अगर पाकिस्तान और रशिया चाइना को सपोर्ट करोगे तो इंडिया के लिए ग्रीवेंसेस तो बनते ही हैं। सिमिलरली एक और जो चीज़ हुई है अभी ऑफ लेट, वो क्या हुआ है कि रशिया और पाकिस्तान की कोई डिफेंस डील भी हुई है जिसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा बाहर नहीं है, ठीक बात। बट डिस्पाइट हैविंग दीज प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत इश्यूज चलते रहते हैं, इंडिया और रशिया के ब्राइट स्पॉट भी बहुत है डिफेंस टाइज में। इनफैक्ट इंडिया और रशिया की मेजर पार्टनरशिप का बेस ही डिफेंस रहा है। कैसे, 1977 में इंडिया और रशिया की एग्रीमेंट हुआ जिसके 3 मेन पार्ट्स थे। पहला, एक्सपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट, रशिया हमें गन्स देगा, हथियार देगा, टैंक्स देगा, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो देगा। दूसरा, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा वो हमें टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगा ताकि फ्यूचर में हम खुद बना सकें उन चीज़ों को और उनके ऊपर इम्प्रोवाइज़ कर सकें, डेवलप कर सकें। तीसरा, जॉइंट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड सेलिंग, ठीक है।
इसका क्या मतलब है कि फिर हम दोनों मिलके बनाएं हथियारों को, डिफेंस इक्विपमेंट्स को, और फिर कोई और कंट्री, लेट्स से इंडोनेशिया, उसको इंडिया और रशिया मिलके बेचें। हम सिर्फ कंज्यूमर बन के ना रह जाएं, हम मैन्युफैक्चरर भी बने। ठीक, तो इससे क्या होएगा कि जो हमारे रिलेशनशिप हैं दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑफ बायर एंड सेलर बट ऑफ को प्रोड्यूसर। वी हैव टू बी एक्ट लाइक को प्रोड्यूसर्स। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं जो इंडिया और रशिया के ब्राइट स्पॉट है डिफेंस में। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जिस पे आपको साइंस एंड टेक में करवाएंगे, किसी भी करंट अफेयर्स की क्लास में भी हो जाएगा, और जब आपके मॉड्यूल में साइंस एंड टेक होगा तब तो होगा ही। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया रशिया इकट्ठे बनाते हैं। फिर उसके बाद 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, T-90 टैंक है, कामोव हेलीकॉप्टर हैं जो इंडिया के बहुत काम के हैं। क्यों? सियाचिन ग्लेशियर में वो काम आते हैं। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया पाकिस्तान जब करेंगे तो आपको सियाचिन कराऊंगा अभी, तो वो हेलीकॉप्टर्स आते हैं। और एक जो आजकल बहुत खबरों में है वो क्या है, S-400 ट्रायम्फ, जिसको यूएस से बोलता है ग्राउलर, SA-21 ग्राउलर। ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी डील हुई है ये, आई थिंक $4-5 बिलियन की, जिसको हम करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो बहुत सारे पॉजिटिव्स भी हैं, अगर कुछ नेगेटिव्स हैं हमारे डिफेंस में। तो उसमें ही थोड़ी सी चीज़ें अगर हमने और मेंशन करनी है तो क्या है, इंडिया ने भी रशिया से क्या क्या एक्सेप्ट किया है या कर रहा है, INS विक्रमादित्य। ये सारी चीज़ों को ना आप हल्का हल्का गूगल करके इमेज देखते रहो, आपके दिमाग में फीड होगा। अकुला क्लास, ठीक है, सबमरीन INS चक्रा, मैं आपको और सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी दूंगा। S-400 ट्रायम्फ डिफेंस सिस्टम, ये क्या है, ये सो फॉर्स अभी तक सबसे सोफिस्टिकेटेड एडवांस रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, सबसे सोफिस्टिकेटेड। ये चाइना ने भी खरीद रखा है रशिया से, इंडिया ने भी खरीद रखा है। रशिया ने खुद ने एक S-400 लगाया हुआ है क्रीमिया वाले एरिया में, यूक्रेन के उधर, तो वहाँ पे रशिया की एक इंस्टॉल्ड है। इंडिया के पास अगर ये आ जाता है S-400 तो चाइना के को इंडिया काउंटर कर सकता है, और इंडिया की तरफ आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंडिया उनसे बच सकता है। तो इसकी एक डिफेंस नीड है। फिर उसके बाद में तलवार क्लास स्टेल्थ फाइटर और इसी तरह की कुछ चीज़ें। तो ये तो हो गए हमारे ब्राइट स्पॉट। हमने नेगेटिव भी देख लिए कि आजकल डील्स में बहुत दिक्कत चल रही है, हमने पॉजिटिव भी देख लिए। एक जो नेगेटिव है, जो वीकर पॉइंट है, जो यूएसए के केस में पॉजिटिव है और इंडिया के केस में नेगेटिव है, वो पता क्या है, हमारी नेवी, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स बाकी कंट्रीज़ की रिस्पेक्टिव नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के साथ में जॉइंट एक्सरसाइजेस करती हैं, जो हम आपको सारी लिखवाएंगे। ऑपरेशन सूर्य किरण, ठीक है, इंदिरा एक्सरसाइज, सिम्बेक्स एक्सरसाइज, ध्रुव, इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं। हमारी और रशिया की जॉइंट एक्सरसाइजेस उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जितनी हमारी इंडिया और यूएसए के केस में है उतनी हमारी इंडिया और रशिया के केस में नहीं है। हमारी साल में 3-4 जॉइंट एक्सरसाइजेस आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेगुलरली होनी चाहिए, उससे आपके डिफेंस टाइज बेटर होते हैं। सो वन ऑफ द वीकेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन इज लिमिटेड मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज, विच अदरवाइज हैपन्स टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया यूएस डिफेंस पार्टनरशिप। ठीक है, तो आई होप आपको सबसे पहला एरिया ऑफ कंसर्न अगर डिफेंस है तो वो समझ आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान के साथ में भी उनकी एक डील चल रही है कॉम्प्रिहेंसिव, जो इंडिया के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। इस डील की जो डिटेल्स हैं वो अभी बाहर मीडिया में इतनी ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के भी बहुत कम हाई लेवल के ब्यूरोक्रेट्स को ही इस डील के बारे में कुछ पता है। अब दूसरा आता है हमारा एनर्जी पार्टनरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, ये इन थ्योरी तो दिखाता है कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। कैसे? रशिया has largest natural gas reserve. Russia has second largest coal reserve. And Russia has 10th largest oil reserve. रशिया के पास में क्या है? नेचुरल गैस, कोल एंड ऑयल। रिजर्व की बात कर रहे हैं, कितना उन्होंने पोटेंशियल है, जो कितना उन्होंने उसको एक्सप्लोर कर रखा है और कितना वो उसको बना पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं, बात की बात है। उनके पास में है सप्लाईज, इंडिया के पास क्या है? लोग, डिमांड
हमें तेल चाहिए, हमें कोल चाहिए, हमें गैस चाहिए, ये सब हमें चाहिए। तो उस सेंस में अगर आप देखा जाओ तो एक अंधा और एक के पास 2 एक्स्ट्रा आंखें, ठीक, तो ऐसे लगता है कि हाँ यार नेचुरल पार्टनर्स लगते हैं। बट इन रियलिटी ऑन पेपर जब हम देखते हैं तो ठीक है, इन रियलिटी फिर भी हमारा इन चीज़ों को लेके भी एक्सचेंज कुछ खास नहीं है। ऑल्दो इट appears to be very attractive. Why? Because of geographical as well as political reason, but especially geographical reasons. How? सबसे पहले क्या है कि जो इंडियन कंपनीज हैं, मैक्सिमम इंडियन कंपनीज, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाती हैं, ONGC जैसे कंपनी है इंडिया की, वो वहाँ पे जाके कुछ स्वैपिंग वाली डील्स कर पाती हैं। उससे भी थोड़ा सा मैं आपको और सिंपलेस्ट वर्ड्स में बताऊं, वहाँ पे जाके वो कुछ जॉइंट प्रोजेक्ट चला पाती हैं। पर एज सच हमारी कोई बहुत ज़्यादा इनके साथ में ट्रेड नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने आपको शुरू में मैप बना के दिखाया था कि पाइपलाइन कैसे बने। अगर आपको उधर से इधर नेचुरल गैस की सप्लाई चाहिए रशिया से इंडिया, तो या तो आपकी पाइपलाइन आएगी वाया चाइना या आपकी पाइपलाइन आएगी वाया पाकिस्तान। तो एक ये इशू है। दूसरा क्या है, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना और रशिया, इनका ट्रेड बहुत ज़बरदस्त है व्हेन इट कम्स टू नेचुरल गैस, कोल और ऑयल रिजर्व्स। अभी रिसेंटली इनका एग्रीमेंट हुआ है बहुत बड़ा, जिसके अंदर क्या है कि साइबेरियन पाइपलाइन, ईस्ट साइबेरिया, पैसिफिक ओशन पाइपलाइन, अल्टाई पाइपलाइन, ये सारी एरियाज़ में। अब आप बोलोगे सर ये क्या है अल्टाई पाइपलाइन, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट किया है, सब कराया जाएगा ज्योग्राफी में। तो ये सारी जो पाइपलाइंस हैं जहाँ से नेचुरल गैस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यहाँ पे चाइना और रशिया की कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा है, इंडिया की बहुत कम है। इनफैक्ट रशिया में ना एक एरिया है, रशिया में एक एरिया है जिसका नाम है सखालिन। यहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं कि ये लो यहाँ पे माइंस हैं, आप यहाँ पे माइनिंग कर लो। तो मान लीजिए इतना एरिया है, इसको बांट रखा है इस तरह से, ऐसे बांट रखा है मान लो 4 पार्ट्स में, और रशिया ने आज ऑक्शन किया, इस एरिया को बोल दिया सखालिन 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। तो ऑक्शन हुई सखालिन 1 की। जब हमने ली ऑक्शन, यहाँ पे काम करना शुरू किया, तो इंडिया ने रियलाइज़ किया कि यार यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, जितना आपका एफर्ट, जितना आपका पैसा लग रहा है और जो आपको रिजर्व्स बदले में मिल रहे हैं, तो इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव नहीं लगा। बट सखालिन 1 इज़ नॉट इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब सखालिन 2 जो है, जो बेटर लग रहा है कि यहाँ से निकलेगा असली नेचुरल गैस और ऑयल और जो भी आपको रिसोर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया सखालिन 2 में, साइबेरिया में, यहाँ पे चाइना कॉन्ट्रैक्ट ले गया है, ठीक। तो यमाल गैस फील्ड है आर्कटिक में, यहाँ पे चाइना ज़्यादा अच्छा कर गया। तो जहाँ पे कुछ निकल रहा था वहाँ पे चाइना ले गया, जहाँ पे हमें कुछ मिला है वहाँ पे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी भी लेकिन इंडियन कंपनीज लगी हुई हैं, वी होप कि कुछ अच्छा यहाँ पे हो जाए। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान और रशिया की एनर्जी कॉपरेशन बढ़ती जा रही है। रशिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग अ पाइपलाइन बिटवीन कराची एंड लाहौर। जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, वो सिलेंडर लेके आते हैं ना एक अंकल, और वो इस तरह से फिर आपको दे जाते हैं, आप अपने घर को रेगुलेटर से लगा के गैस में लगाते हो। पाकिस्तान के बहुत एरियाज़ में वो सिस्टम नहीं है। जैसे इंडिया में अब धीरे धीरे होने लगा है ना कि घर पे पाइपलाइन ही आ रही है और आप पानी की तरह इसको ऑन करोगे और गैस आ जाएगी। उस तरह से पाकिस्तान में हो जाता है कि आप बहुत एरियाज़ में, ज़्यादा एरियाज़ में, कि आपके घर पे सप्लाईज गैस की वाया पाइपलाइन आती हैं। जैसे हमारे घरों में पानी आता है वैसे वहाँ पे गैस आती है, अनलाइक इंडियन सिस्टम, ठीक। तो पाइपलाइंस बनी हुई हैं, एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम बना हुआ है। तो एनर्जी कॉर्पोरेशन में भी आप देख सकते हो कि इन थ्योरी दे आर द लार्जेस्ट सप्लायर एंड वी हैव द लार्जेस्ट डिमांड, बट इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ जोग्राफिकल कंसर्न्स जो पोटेंशियल है वो रीच नहीं हो पाता। नेक्स्ट हमारा और इनका आता है न्यूक्लियर पार्टनरशिप। अब आप ध्यान रखो, एनर्जी के अंदर न्यूक्लियर में आपको सेपरेटली करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर जो है ना एनर्जी, ये बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है। न्यूक्लियर को हम एक और चीज़ क्या बोलते हैं, ड्यूअल टेक्नोलॉजी। वाई? इससे आप हथियार भी बना सकते हो और इससे आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो या बाकी नॉन
मिलिट्री पर्पस भी यूज़ भी है इसका, नॉन डिफेंस यूज़। तो उसमें क्या है, यहाँ पे भी बहुत स्कोप है। इसका रीज़न क्या है, इंडिया को अभी बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने का इंडिया का एम्बिशन है ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट नेशन है बहुत ज़्यादा। तो रशिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 12-13 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में लगाएंगे। ऑलरेडी एक तमिलनाडु में एरिया है, इसको आप याद रखना, कुदनकुलम, KUDAN, यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर लग रहा है वो रशिया ने ही सप्लाई किया हुआ है। फेज़ 5 और फेज़ 6 इसका चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो अच्छी चीज़ है ना, वो ये क्या है कि इंडिया और रशिया कुछ ऐसे वाले प्लान्स भी कर रहे हैं जिसमें हम जॉइंट माइनिंग करेंगे यूरेनियम की। यूरेनियम निकलेगा रशिया से जॉइंट माइनिंग के साथ में। अब इसमें एक चीज़ और जो आपको समझनी है वो ये है कि आपने न्यूक्लियर एनर्जी तो बना दी, यूरेनियम भी माइन कर लिया, रिएक्टर्स भी लगा दिए। यूरेनियम का जो या न्यूक्लियर का जो वेस्ट डिस्पोजल है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि इसका वेस्ट डिस्पोजल कहाँ पे किया जाएगा। इस चीज़ को लेके भी रशिया जो है इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की बात कर रहा है ताकि इंडिया का न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल बेटर हो सके। रशिया विल बी प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी टू हैंडल न्यूक्लियर वेस्ट एंड टू मैनेज सेफ्टी। ओके, और एक जो तीसरी चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कोलैबोरेशन की, वो क्या है, रशिया और इंडिया इकट्ठे काम करेंगे ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना के आगे कंट्रीज़ को बेचा जा सके। साउथ अफ्रीका को बेचना है, इंडोनेशिया को बेचना है, मलेशिया या कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिसके पास में है, जिसको रिक्वायरमेंट है, तो रशिया इंडिया जॉइंट कोलैबोरेशन में बन के आगे आपका ट्रेड फर्दर हो सकता है। तो दैट वे एनर्जी कॉर्पोरेशन जो है ये भी एक ब्राइट स्पॉट है जिसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लाइक आई सेड, तकरीबन बोल रहा हूँ, लेटेस्ट फैक्ट्स मैं आपको दे दूंगा, बिल्कुल लेटेस्ट फैक्ट्स। हमारा यूएसए के साथ ट्रेड कितना है, मोर देन $100 बिलियन। हमारा रशिया के साथ ट्रेड कितना है, तकरीबन $11 बिलियन। डिस्पाइट हैविंग सच क्लोज फ्रेंडशिप विद रशिया, वी आर हैविंग ट्रेड एट दी अबिस्मल लेवल। बहुत कम है जितना पोटेंशियल हो सकता था उसके। तो इसको बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट। अब अगर हम मनमोहन सिंह जी की लैंग्वेज में बात करें, 1 और कंट्री 2 के बीच में ट्रेड अच्छा नहीं है ना, ट्रेड कॉपरेशन नहीं है, तो चांसेस हैं कि इनके रिलेशन कुछ खास नहीं होंगे। ये दुश्मन नहीं बन जाएंगे पर कुछ खास दोस्त नहीं बनेंगे। मॉडर्न डे में इकोनॉमी जो है ना, ये डिसाइड कर रही है कि दो देशों के रिलेशन कैसे होंगे, इकोनॉमिक कॉपरेशन। यहाँ पे इंडिया और रशिया को बहुत काम करने की ज़रूरत है। अब इंडिया और रशिया का इकोनॉमिक ट्रेड इतना कम क्यों है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं। पहला, रशिया में पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अमेरिका में आप आज उठ के जाओ, कैलिफोर्निया से लेके न्यूयॉर्क तक कंपनी बना लो। ऑल्दो एक कहावत है कि इफ़ यू आर नॉट अ ट्रू न्यूयॉर्कर इफ़ यू हैव नेवर बीन रॉब्ड। मैं उसमें नहीं जा रहा, बट अमेरिका में ये तो बोलते हैं ना कि अमेरिकन ड्रीम है, आप आज कंपनी, इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका में कंपनी बना लो, ट्रेड कर लो, कुछ मंगवा लो, कुछ कर लो। रशिया में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, पुअर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है कंपैरेटिवली, ठीक है। हाँ, अब इसको आप आजमगढ़ से कंपेयर नहीं करोगे कि यार आजमगढ़ से तो ठीक ही है, ठीक। दूसरा, इनसफिशिएंट बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी ना आपको एक बार इकोनॉमी समझ आएगी तो आप देखोगे होता क्या है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है आपको दो देशों में, बैंक 1 बैंक 2 दूसरी कंट्री का। यहाँ से किसी ने माल सप्लाई किया, यहाँ पे किसी ने रिसीव किया। एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। कब ये इसको पैसे दे, अगर ये इसको सामान दे दिया इसने इधर और फिर ये पैसे देने से मना कर दे, या ये इसको पैसे दे दे और ये सामान भेजने से मना कर दे, तो इन चीज़ों के एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ आपको। इस तरह की 1 करोड़ चीज़ें हैं। इस बेसिक सी चीज़ को सॉल्व करने के लिए यूजुअली क्या होता है कि बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हर एक कंट्री में, हर शहर में बैंक है स्ट्रॉन्ग सा, जो क्या बोलता है कि सब आप अपने इस अकाउंट में पैसे डाल दो, जिसको बोल देते हैं एस्क्रो अकाउंट। इकोनॉमी में कराएंगे आपको कि आप इस अकाउंट में पैसे डाल दो, अगर आप डाल दोगे
तो इस बंदे को हम बोल देंगे कि यार उसके पैसे आ गए, चाहे इसके पास नहीं आए, एक अकाउंट में यहीं पड़े हैं, पर इनको पता है कि ये पैसे पे करेगा, ये सामान दे देगा। जब यहाँ पे कस्टम वाले इसको क्लियर कर देंगे, ये डॉक्यूमेंट दे देगा, पैसे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से एक छोटी सी चीज़ क्या है कि एक बैंक एक्ट कर रहा है दो लोगों के बीच में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की तरह, कुछ थोड़ा बहुत चार्ज कर लेगा कि हाँ भाई तू इसको पैसे दे दे, सामान तेरे को पक्का मिलेगा, या हाँ भाई तुम सामान दे दो, पैसे तुम्हें पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे मिसिंग है। दूसरी चीज़ क्या है, प्रोटेक्शन इज पॉलिसीज। अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो आपको खुले दिल से ट्रेड करना है। रशिया में क्या है, आज भी जो रशियन मैन्युफैक्चरिंग है उसको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, इंडिया में भी टू सम एक्सटेंट यही है। फिर वीज़ा रिजीम, बिजनेस वीज़ाज रशिया के, ट्रेड वीज़ाज, इतने कोई खास पॉलिसी वैसी है नहीं जैसे यूएसए की होती है ना कि इतने सारे H1B वीज़ा निकाल दिए, आके काम कर लो, हाईली स्किल्ड, वो सब मिसिंग है। फिर रशिया की ना टेंशन चल रही है वेस्टर्न कंट्रीज से, और इंडिया का ट्रेड चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से, तो यूएसए ही बहुत बार ऑब्जेक्शन उठाता है। आज की डेट में यूएसए ने ये बोल रखा है कि जो रशिया के साथ में ट्रेड करेगा उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब चाहे इंडिया उनसे ट्रायम्फ ले रहा है, चाहे इंडिया उनसे कुछ ट्रेड करता है, लेकिन इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इनको ना केस टू केस बेसिस पे, ऐसे कुछ कंट्रीज़ को केस टू केस बेसिस पे यूएसए और बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है तुम ये हथियार ले लो, चलो ठीक है तुम ये पर्टिकुलर डील कर लो। बट ओवरऑल क्लियरेंस नहीं है रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि यार रशिया में ह्यूमन राइट की वैल्यू नहीं है, रशिया इंटरनेशनल नॉर्म्स को नहीं मानता, रशिया बाकी कंट्रीज़ के इलेक्शंस में इंटरफेयर करता है। इस तरह के रीजंस देते हुए रशिया को बिल्कुल ना, जिसको बोलते हैं कॉर्नर किया हुआ है कि इनके साथ में कोई ट्रेड नहीं करेगा। तभी मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि रशिया के पास में भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, रशिया नीड फ्रेंड्स बैडली। तो रशिया को इंडिया चाहिए, इंडिया को भी रशिया चाहिए। तो अब ये जो है ना वेस्टर्न एंगल ये आ जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो तो हम इस पर डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका सोल्यूशन शायद निकल जाए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से कुछ सोल्यूशन। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पे भी हमने बात की है कि वो भी नहीं है, तो इतना ट्रेड हो ही नहीं पाता। और यूएसए और इंडिया की ना थोड़ी सी इकोनॉमीज़ की फिलॉसफी भी मैच करने लगी है, थोड़ी प्राइवेटाइजेशन, थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो इंडिया और रशिया का ट्रेड थोड़ा कम कर देती है, लैंग्वेज बैरियर, जो कि इंडिया और यूएसए में नहीं होता। तो इस तरह के फैक्टर्स की वजह से हमारा ट्रेड जो है वो थोड़ा ख़राब है रशिया के साथ व्हेन वी कंपेयर इंडियाज़ ट्रेड विद यूएसए रिलेटिव टर्म्स में, एज वेल एज अगर हम एब्सोल्यूशन में भी बात करें तो हमारा रशिया का जो पोटेंशियल है वो मीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा और इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप। अब मैंने आपको ना दो चार चीज़ें इसमें छुड़वाई हैं, वो क्या है, इंडिया रशिया रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हाउ डू यू, क्वेश्चन आएगा, हाउ डू यू सी इंडिया रशिया रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान इशू, in the context of Pakistan, in the context of China। ये जियोपॉलिटिकल जो मैटर्स हैं, in the light of these geopolitical issues that are going here, how do you see India Russia issue? ये टॉपिक हम कब करेंगे, एक सिंगल टॉपिक, जब हमारी ये तीनों रिलेशन भी हो जाएंगे, इवेंचुअली हम कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी राखी एंड ईद मुबारक। ओके, आई विल सी यू ऑन मंडे।